हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से, और हम यहाँ पर दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। इसको हम कहते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। मान लेते हैं इसका जो बैटरी का ईएमएफ है उसको हम कहते हैं भी। तो भी कहने का मतलब ये है कि इसके अक्रॉस में जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो भी है। मान लेते हैं यहाँ पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पर है, क्योंकि ये जो है सो हमारा कोई कंडक्टर नहीं है, इसका आर जो है सो जीरो है, एकदम सुपर कंडक्टर है। तो जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। हम जस्ट ये दो पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट बी लेते हैं और ए लेते हैं। और यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको हम कहते हैं भी ए कहेंगे, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको भी बी कहेंगे। इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए वो करंट जो है सो आई है। तो हम डेल्टा टी टाइम में देखते हैं कि क्या होता है। टाइम जो है सो डेल्टा टी टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू डेल्टा टी। इस टाइम में हम अपना ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इतना टाइम में कुछ चार्ज जो है सो फ्लो कर गया। कितना चार्ज फ्लो किया है? चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो आई टाइम्स डेल्टा टी होगा, क्योंकि चार्ज हमारा क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और व्हेन डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक स्टेडी स्टेट करंट है, करंट चेंज नहीं कर रहा है, तो कोई भी पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी लेंगे, उसमें जो चार्ज फ्लो करेगा इतना फ्लो कर गया। तो इतना चार्ज जो फ्लो किया है किधर से किधर फ्लो किया है, करंट किधर फ्लो करता है, हम मानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज हमारा है। पहले यहाँ पर आपको हम क्लियर कर दें कि इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज सर्किट में नहीं फ्लो करता है। जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। लेकिन चूंकि हमारे पूर्वजों ने इसका कन्वेंशन मान लिया कि हम करंट का डायरेक्शन उधर मानेंगे जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। हालांकि कोई भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, लेकिन करंट का डायरेक्शन हम तब भी उधर ही लेते हैं। इससे कैलकुलेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो यदि आप इधर करंट को डायरेक्शन को मान के चलेंगे तो भी वही का आपका आंसर मिलेगा, वही रिजल्ट मिलेगा जो इधर से आप मान के चल रहे हैं। लेकिन चूंकि सारी दुनिया इसी को पॉजिटिव मानती है, तो आप यदि इधर से मानने लगेंगे तो वहाँ पर क्लैश होगा, माने कि वो बोलेंगे गलत है, ऐसे वैसे सब ये सारे प्रॉब्लम आने लगेंगे। तो क्यों ना ट्रेडिशन के साथ हम लोग भी चले, जो सारे लोग मानते हैं हम भी वही करें। लेकिन यहाँ पर फिर भी याद दिला देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जैसा कोई चीज़ मूव नहीं करता। जो मूव करता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। जब जरूरत पड़ेगा इसको हम लोग यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है सो करंट हम मानते हैं कि इधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। करंट यदि इलेक्ट्रॉन यदि इधर से मूव कर रहा है तो इधर से पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। एनीवे, तो इतना चार्ज मूव कर गया, ठीक है। और ये चार्ज कहाँ से कहाँ मूव किया, ये इसे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर। ये हायर पोटेंशियल पर है, भी ए जो है वो हायर पोटेंशियल है, भी बी जो है सो लोअर पोटेंशियल है। तो हायर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर वो जो है सो चला गया। तो कैसे जा सकता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, कोई चीज़ जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना, उसको कोई ले जाएगा। तो बैटरी काम करता है, बैटरी उसे ले जाता है। वर्क डन बाय बैटरी। कितना काम किया उसने? उसने काम किया कि डेल्टा क्यू को यहाँ से उठा के यहाँ ले गया, और उसके बीच का जो डिफरेंस है भी है। तो इतना बैटरी ने काम किया, ठीक है। अब यदि हम इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर पोटेंशियल हमें पता है, और वही चार्ज जो मूव कर रहा है। तो डेल्टा टी इक्वल टू जीरो पर मान लीजिए यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो पर कितना पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी चार्ज टाइम्स उसका पोटेंशियल भी है। ये पोटेंशियल एनर्जी है ये पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, वो जो चार्ज है यहाँ पर आफ्टर डेल्टा टी टाइम में ये चार्ज यहाँ पहुँच गया, पोटेंशियल भी बी। ये दोनों को डिफरेंस लीजिए तो इसको सब्ट्रैक्ट हम कर देते हैं, तो हमें मिलता है पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल टू डेल्टा क्यू टाइम्स
वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी जो है वो कितना है, वो है पोटेंशियल वोल्टेज अक्रॉस दिस बैटरी, जिसको हम भी कह रहे हैं। कहीं लिखे या नहीं? कहीं कहीं नहीं लिखा हो कहीं, ठीक है लिख देते हैं। वी ए माइनस वी बी जो है उसको हम वोल्टेज कहते हैं, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम यूज करेंगे उसके लिए वर्ड वोल्टेज। तो ये वोल्टेज अक्रॉस बैटरी जो कितना है उसको भी मैंने ले लिया, वो मैं यहाँ भी लिखता हूँ। रुक जाइए, ये कितना हो गया, भी हो गया, राइट। तो अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ये जो है ये लॉस है या गेन है? ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, जब रजिस्टर को क्रॉस नहीं किया है तब का है, और ये फाइनल है, रजिस्टर को क्रॉस कर चुका है। देख लीजिए ये जो रजिस्टर आपको दिख रहा है यहाँ पर है, उसके पहले उसका एनर्जी ज़्यादा था, अब एनर्जी कम है, क्योंकि राइट साइड में जो कुछ भी क्वांटिटी आपको मिला हुआ है वो पॉजिटिव है। तो यू ए जो है वो बड़ा हो गया यू बी से, मतलब यहाँ पर हमें लॉस मिला। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, बाद में कम है, तो लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का। कितना लॉस हुआ? इतना। लॉस होके कहाँ गया? लॉस मैंने कि यदि एक्सटेंडेड सेंस में हम समझे तो लॉस तो नहीं होता है, वो हीट में चला जाता है। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके अगेंस्ट जो पोटेंशियल होता है, जैसे काइनेटिक पोटेंशियल, उसको छोड़ के जो भी तीसरा चीज़ में चला जाता है उसको कहते हैं लॉस हो गया। तो ये जो लॉस की बात यहाँ कर रहे हैं वो गया कहाँ? वो हीट में डेवलप हो गया, राइट। तो इतना हीट जो है सो डेवलप हो गया है। ये कितना टाइम में हुआ है? डेल्टा टी टाइम में। कहीं पर लिखे नहीं है, कहीं लिख देना होगा हमें। ये सारा प्रोसेस जो है सो इन डेल्टा टी टाइम हो रहा है। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ, यही एनर्जी जो है लॉस हो गया, तो लॉस होकर गया कहाँ? वो हीट जो है सो जनरेट कर दिया, हीट डेवलप कर दिया, गर्म हो गया। ये रजिस्टर जो है सो गर्म हो गया, उस एनर्जी को रजिस्टर के एटम ने लेकर ज़्यादा जोर से वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। तो जो हीट डेवलप हुआ है वो कितना हुआ? डेल्टा क्यू भी इन डेल्टा टी टाइम, ठीक है। तो जो हीट डेवलप है उसको एच से यदि हम डिनोट करें तो वो आया डेल्टा क्यू टाइम्स भी। और डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं, यदि डेल्टा क्यू तो हम मेजर नहीं कर सकेंगे ना, हम तो करंट मेजर करते हैं, तो करंट यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा क्यू जो है सो आई डेल्टा टी है, आई डेल्टा टी टाइम्स भी। तो ये जो है हीट जो डेवलप हो रहा है, अब यदि हम उसको लिख लें एच बाय डेल्टा टी, ये थोड़ा सा लेते हैं हीट, थोड़ा टाइम में थोड़ा ही डेवलप हुआ, तो डेल्टा एच बाय डेल्टा टी जो है हीट डेवलप होने के जो रेट है वो आया आपका आई टोट भी। और इसी को कहते हैं ये लॉस ऑफ पावर, ये पावर लॉस हो रहा है ना। देखिए हीट जो डेवलप हो रहा है पर सेकेंड, तो पावर उतना लॉस हो रहा है, और वो आ रहा है आपका भी टाइम्स आई। तो यहाँ पर हमारा पावर जो है सो पावर लॉस दिख रहा है, या फिर आप इसको कह सकते हो यहीं से, यहाँ से आप देख सकते हो एच इज इक्वल टू भी आई डेल्टा टी। इन डेल्टा टी टाइम कितना है, कितना एनर्जी लॉस हुआ, वो है, इसको डेल्टा एच कहेंगे, भी आई डेल्टा टी, या फिर एच इज इक्वल टू भी आई टी। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड में, तो एच इज इक्वल टू भी आई टी। ये एनर्जी जो है सो हीट डेवलप हुआ है इतना। और हीट किस रेट से डेवलप हो रहा है वो सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा भी आई। तो ये रहा आपका पावर जो लॉस हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है। अब यहीं पर जो है ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाते हैं, और आई के जगह पर जो है भी के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, आई आर लिख दें, भी के जगह पर आई आर, और आई तो है ही, तो आई स्क्वायर आर। ये जो पावर लॉस हो रहा है वो हो गया आपका, एक फार्मूला आप यूज कीजिए भी आई, या फिर यूज कीजिए आई स्क्वायर आर, या फिर आप चाहें तो यूज कर सकते हो ये फार्मूला भी। फिर भी इजकल टू आई आर है, आई को हटा देते हैं, आई इजकल टू भी बाय आर हो जाएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं भी बाय आर और ये आर, तो आपका आ गया भी स्क्वायर बाय आर। तो देखिए पावर लॉस का जो है सो कितना फार्मूला आ गया आपका, पावर लॉस जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए,
ये सारे के सारे जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V, इसके इसमें इससे होकर करंट कितना फ्लो कर रहा है I, और इसका रेजिस्टेंस है R। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं VI, यहाँ पर लिख सकते हैं V²/R, इसी को लिख सकते हैं I²R। ये तीन में से कोई भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। केवल केयरफुल ये रहना है कि ये V क्या है, V है वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर। कोई भी बैटरी का नहीं ले लेना है, यदि एक से ज़्यादा रजिस्टर होगा तो ये काम नहीं करेगा यहाँ पर, राइट। बैटरी में जो है, मान लीजिए ये 2 ठो हो गया और ये आपका बैटरी है और इसका वोल्ट EMF जो है सो भी है, तो ये यूज नहीं कर लेना है। यदि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है तो इसका वोल्टेज देखना होगा, इसमें कितना करंट फ्लो कितना लॉस हो रहा है तो इसका वोल्टेज देखना होगा। तो यहाँ पर जहाँ भी आ रहा है वो इसके अक्रॉस है, रजिस्टर के अक्रॉस है जो लॉस कर रहा है। ये नहीं कि बैटरी का हम ले लें यहाँ पर। और रेजिस्टेंस तो जो लॉस कर रहा है उसका रेजिस्टेंस, और करंट उससे होकर जो पास कर रहा है। सेम फार्मूला जो है सो यहाँ पर हीट के लिए भी आ जाए, हीट डेवलप के लिए भी आ जाएगा। यहाँ VIT है, जस्ट एक टाइम रहेगा यहाँ पर। आप इसको लिख सकते हो I²RT, आप इसको लिख सकते हो V²/RT हीट में, ये भी लिख सकते हो। लेकिन बस वही केयरफुल ही रहना है कि यहाँ पर V जो है सो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, बैटरी नहीं। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है। रेसिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिख गया कि पावर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये पावर लॉस हो रहा है तो फिर आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ये पावर लॉस है पर सेकंड, इतना एनर्जी जो है सो लॉस हो रहा है हीट में, तो आ कहाँ रहा है, कोई ना कोई तो सप्लाई कर रहा होगा। तो ये बैटरी किस लिए है, बैटरी ही सप्लाई कर रहा है, और इसलिए कुछ दिनों के बाद में बैटरी ख़त्म हो जाता है। एक बाज़ार से बैटरी लाइए, AA बैटरी, और कोई यूज में लगाइए, उसे कुछ दिनों के बाद में ही वो ख़त्म हो जाता है पूरा, क्योंकि ये यहाँ पर हीट जो डेवलप हो रहा है वहीं पर एनर्जी लॉस हो रहा है और उसको ख़त्म कर रहा है। या फिर इसमें आप यदि बल्ब है यहाँ पर तो लाइट में जा रहा है, मतलब जो भी वर्क डन कर रहा है जो कि सब लॉस होगा वो यहाँ पर है। ओके, अब एक सवाल यहाँ पर है, इसमें एक सवाल नहीं है, नहीं, फिर भी एक जगह एक्सप्लेनेशन है कि ट्रांसमिशन लाइन जो है उसमें हम वोल्टेज, जब भी ट्रांसमिशन लाइन जैसे पावर प्लांट से हम बिजली को लाते हैं सिटी में थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, राइट, वो बहुत सारे जो है सो इस तरह से हम ट्रांसमिशन लाइन से बिजली लाते हैं। ये पावर प्लांट से, ये पावर प्लांट हो गया। तो इसमें जो है सो वोल्टेज बहुत ज़्यादा रखते हैं, हाई वोल्टेज जो हाई टेंशन लाइन आपको नज़र आएगा, हाई वोल्टेज जो है लाइन जो है यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन। क्यों यूज करते हैं, अब इसका भी सवाल का जवाब इसी यहीं पर है। हाई वोल्टेज लाइन इसमें क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो बहुत तो खतरनाक भी है। तो उसको समझाने के लिए आपको हम ये दिखाते हैं कि अभी हमने दिखाया आपको कि पावर जो है लॉस, जो हीट में जो लॉस होता है वो कितना होता है, V टाइम्स I। तो ये जो पावर है ये लॉस तो हुआ V टाइम I, लेकिन पावर जो बैटरी जो सप्लाई पावर है वो भी इतना ही होता है, सप्लाई पावर। इस केस में बैटरी ने कितना सप्लाई कर रहा था, देखिए कहाँ लिखा था, मैंने इधर लिखा था वर्क डन बाय बैटरी, कहीं लिखा था, ये देखिए यहाँ पर वर्क डन बाय बैटरी डेल्टा क्यू भी, और यही जो है सो लॉस हो रहा था। डेल्टा क्यू भी जो है यही है वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन जो बैटरी कर रहा है तो मतलब एनर्जी खर्च कर रहा है, किस रेट से वो एनर्जी दे रहा है, यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं पावर सप्लाई, इस केस में बैटरी, और इस एग्जांपल के केस में पावर प्लांट, यहाँ पर पावर प्लांट जो है बाय बैटरी। रेट पूछा है तो हमारा था वो क्या था, W डेल्टा W बाय डेल्टा T, और डेल्टा W कितना था, डेल्टा W था हमारा डेल्टा Q टाइम्स V था शायद,
हाँ भी था, ये देखिए यहाँ डेल्टा क्यू लिखे हुए तो डेल्टा डब्ल्यू लिखना ज़्यादा बेहतर है। डेल्टा क्यू टाइम्स भी है, तो इसको जो है सो हमें डेल्टा टी से डिवाइड करना पड़ेगा, और डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं, आई टाइम्स डेल्टा टी टाइम्स भी बाय डेल्टा टी। कितना आया, एग्जैक्टली सेम आया। पावर जो सप्लाई है वो भी एग्जैक्टली सेम आया, उतना ही पावर सप्लाई हो रहा है जितना यहाँ लॉस हो रहा है, इसलिए तो स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है ना। नहीं तो पावर जो उसको सप्लाई किया जा रहा है उससे ज़्यादा लॉस होगा तो करंट कहाँ से बहेगा, और यदि जितना लॉस हो रहा है उससे यदि ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो करंट बढ़ेगा। तो स्टेडी स्टेट में सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो स्टेडी स्टेट में जो है जितना पावर दिया जा रहा है, पावर जो सप्लाई है वो पावर आप लॉस कहिए, यूज कहिए, जो भी कहिए, और आप इसको जो भी कहिए पावर लॉस कहिए, जितना सप्लाई किया उतना चला गया। तो ये पावर जो है सो हमेशा वोल्टेज टाइम्स एम्पियर होता है, राइट। अब मान लीजिए जो ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ से ये जो पावर दे रहा है, मान लीजिए सिटी बोला मुझे सम एन मेगावाट बिजली चाहिए, राइट। वो वाट बोल रहा है, मैंने पर सेकेंड के हिसाब से बोल रहा है, तो वो पावर बता रहा है। तो मान लीजिए वो जो है पावर जो चाहिए से वो पी नॉट चाहिए, तो क्या करेगा पावर को, अभी भी दिखाएं कि पावर जो है सो वोल्टेज टाइम्स एम्पियर होता है, वोल्टेज टाइम्स करंट होता है। तो यहाँ पर वो किसी वोल्टेज पर उसको चाहिए, कोई वोल्टेज देगा और कोई करंट देगा, ये जो है सो सप्लाई कर रहा है वोल्टेज और करंट, इतना पावर है उसके पास, ठीक है। अब इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आप बोलोगे आई फ्लो कर रहा है, उसने भी वोल्टेज भी बनाया और आई करंट से फ्लो करेगा जा रहा है, ठीक है। तो इससे जो हीट डेवलप हो रहा है या जो पावर लॉस हो रहा है वो कितना है, पावर इसमें जो लॉस हो रहा है वो कितना है, पावर जो लॉस हो रहा है वो हो जाएगा आपका कितना लिखे, V टाइम्स आई, ये वोल्टेज है इसके क्रॉस में, और जो करंट यहाँ पर आ रहा है वो है। अब हम क्या कर सकते हैं कि वोल्टेज यहाँ पर लिखते हैं, आई को हम लिख सकते हैं V, नहीं इसको रोकिए थोड़ा सा, क्यों ना हम इसको ऐसे लिखें, जो पावर लॉस है उसके लिए तो कोई भी फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं इसमें एक रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं उसका रेजिस्टेंस C है, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट ये देगा वही फ्लो करेगा, आई को स्क्वायर RC, ये लॉस हो रहा है। और आई को हम यहाँ पर सी लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं P नॉट स्क्वायर बाय V नॉट स्क्वायर RC। अब P नॉट जो है सो फिक्स है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ पावर जो है सो सप्लाई किया जा रहा है, V जो है सो चेंज करेगा, RC जो है सो फिक्स्ड है। तो यहाँ से अब पावर लॉस आपका क्या दिख रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/V स्क्वायर के, V को बढ़ा देंगे पावर लॉस कम हो जाएगा, तो इसलिए V को बढ़ा दिया जाता है। या आप यहीं से देख सकते हो कि हम वोल्टेज और करंट जो है सो देने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि V इक्वल टू लॉस इक्वल टू आई स्क्वायर RC है, तो वोल्टेज ज़्यादा दे देंगे करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो लॉस जो है सो कम हो जाएगा। तो ये लॉस को कम करने के लिए, नहीं तो तार में ही बहुत सारा गर्म होकर तार ही बहुत सारा बिजली को बर्बाद कर देगा, तो सिटी तक आने से पहले ही बहुत सारा एनर्जी 50% उधर ही खर्च हो जाएगा। तो इसलिए हाई वोल्टेज जो है ट्रांसमिशन लाइन को हाई वोल्टेज वाला तार बना के भेजा जाता है, ताकि उसमें करंट कम फ्लो करे, और एज ए रिजल्ट ये जो जूल हीटिंग लॉस जो है, इसको जूल हीटिंग भी कहते हैं, जो करंट बहने की वजह से जो हीट डेवलप होता है उसको जूल हीट कहते हैं, जूल हीटिंग कहते हैं। तो उसकी वजह से जो लॉस होता है वो मिनिमम हो, इसके लिए भी को ज़्यादा रखा जाता है। बस यही वजह है कि ट्रांसमिशन लाइन जो है उसको उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज पर सप्लाई किया जाता है। आपने देखा होगा जब एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में ट्रांसमिशन लाइन होगा तो वहाँ पर आपको नज़र आया होगा कहीं पर 10,000 कहीं 20,000, मैंने तो 120,000 तक का देखा है, उसमें आपको हमिंग ज़मीन से ही सुनाई पड़ेगा, उतना ज़्यादा करंट फ्लो करता है। तो ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं बैटरी पर। बैटरी देखिए जो हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली वो बैटरी जो है वो प्लूरल वर्ड है सेल्स का। बैटरी जो कहते हैं ना वो जो है सो सेल्स है, एक से ज़्यादा रहेंगे। ये आपका जो है सो सेल है, एक तो है, और ये आपका जो है एक से ज़्यादा हो गया तो ये बैटरी है।
लेकिन हम लोग इतने यूज टू हो गए हैं कि एक भी रहता तो भी बैटरी कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, बैटरी यहाँ पर जो है सो बिल्कुल ट्रेन की तरह है। ट्रेन जब हम कहते हैं तो एक बोगी यदि रहेगा तो उसको हम नहीं कहेंगे ट्रेन, लेकिन बहुत सारे बोगियां यदि मिल जाएंगी तब इसको ट्रेन कहते हैं। अब ये ट्रेन हो गया। यहाँ पर भी बिल्कुल वही है, बैटरी और सेल्स में जो फ़र्क है। तो सेल का प्लूरल सेल्स है और सेल्स को ही हम लोग बैटरी भी कहते हैं। एनीवे नंबर यहाँ पर मूव करते हैं कि ये जो सेल्स है या बैटरी जो है वो क्या है, वो पावर सप्लाई करता है। यही है वो जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है कंडक्टर में करंट फ्लो करने के लिए। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो डेवलपर है ये। इसी के वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो कांस्टेंट डेवलप रहता है। ये मेटल है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। थोड़ा सा चार्ज यहाँ पर लगा के छोड़ दीजिए, थोड़ा देर तक के लिए करंट फ्लो करेगा, उसके बाद में फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अब इसको लगातार इसमें यदि इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, करंट फ्लो करना है, करंट बहना है, तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा मूव करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन को हमेशा मूव करने के लिए उसमें एक स्टीडी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप रहना चाहिए। और ये अपने आप नहीं रह सकता, किसी न किसी को करना पड़ेगा। वो काम ये सेल करता है। और अभी जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये पावर को सप्लाई करता है, थोड़ा देर पहले यहाँ पर दिखाया था आपको कि ये पावर सप्लाई करता है। अब ये जो पावर सप्लाई करता है तो कौन सा एनर्जी निकाल के इसको देता है, तो बहुत सिंपल है। इसमें जो सेल में एनर्जी होते हैं वो केमिकल एनर्जी होते हैं। ये केमिकल एनर्जी है, तो इसके अंदर में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, वही एनर्जी यहाँ पर दिया जाता है, इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। करंट में इसी को कन्वर्ट करते हैं। यदि हम आइडियल बैटरी की बात करें या आइडियल सेल की बात करें, हम इंटरचेंजेबली बैटरी और सेल यूज करेंगे, तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर वो जीरो होता है। मतलब कि यदि यहाँ पर हम आपको दिखाएं सिंबल में, ये रहा बैटरी, उसमें जो है सो थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहता है। ये जो थोड़ा सा है इसमें रेजिस्टेंस रहता है, और इसको हम कहते हैं बैटरी या सेल, जो भी कहना है आपको। ये सेल है, ये पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है। ये आइडियल नहीं है, ये प्रैक्टिकल वाला है, सारे में ऐसा ही मिलेंगे। लेकिन आइडियल बैटरी का यदि हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये जो है सो आर जीरो हो गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का जीरो है। आप यदि सर्किट इसको कंप्लीट कीजिए, मान लीजिए आपका बैटरी है, ठीक है, और इसके बाद में इधर कोई रेजिस्टेंस लगा दिए, ये आपका बैटरी है। ठीक है, ठीक है पूरा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी बैटरी के अंदर ही है। स्मॉल आर इसका कुछ ईएमएफ है ई, और ये रेजिस्टेंस है आर, इसमें करंट फ्लो करेगा आई। अब यदि जब ये स्विच ऑन किया हुआ है, इसे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको ये पॉइंट कहते हैं, इसको बी पॉइंट कहते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस बैटरी जो है ए बी, जिसको हम भी कहते हैं, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ईएमएफ से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉप कर जाएगा आई आर। और आई कितना होगा, आप यदि ओम्स लॉ लगाएं यहाँ पर भी टू आई आर, तो आई हो जाएगा आपको, ये जो इसका बैटरी का ईएमएफ है ई बाय रेजिस्टेंस है आर प्लस आर, और उसी को यहाँ पर लिखते हैं ईएमएफ बाय आर प्लस आर टाइम्स ये वाला स्मॉल आर। तो ये आ गया आपको एप्सिलॉन, कितना आ गया, 1 माइनस स्मॉल आर बाय आर प्लस आर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आर बाय आर प्लस आर। ये जो है सो वोल्टेज है, ये है वोल्टेज अक्रॉस बैटरी, और ये जो है उसका ईएमएफ नहीं है।
जो उसके अंदर में वोल्टेज जो जनरेट कर सकता है वो उसका ईएमएफ नहीं है। तो ईएमएफ को कैसे मेजर करेंगे? ईएमएफ को मेजर करने के लिए कोई करंट फ्लो नहीं करने देना होगा। मान लीजिए यदि आप इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये बैटरी है, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, इसमें करंट कितना है, 0 है, तब ये दोनों इसके जो टर्मिनल है उसके बीच अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हो जाएगा ई, उसका ईएमएफ। तो जब हम ईएमएफ की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं, ये कह रहे होते हैं कि ये इसके अंदर जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है बैटरी के अक्रॉस में, वह जब इससे होकर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, यदि करंट फ्लो नहीं करेगा तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि इसके इसका ये वोल्टेज कितना है? हम मेजर कर सकते हैं, वो एक होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर होता है, उसके थ्रू आप मेजर कर सकते हो, एमीटर के थ्रू नहीं कर सकते। यस, इससे कर सकते हो ईएमएफ मेजर, लेकिन यहाँ पर एक होता है जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, सस्ता हल्का ज़्यादा पोर्टेबल, वो है एमीटर। वो यूज नहीं कर सकता, वो ईएमएफ नहीं दे सकता आपको, वो वोल्टेज देगा, ये वोल्टेज देगा। लेकिन यदि आपको ईएमएफ चाहिए तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर देगा, क्योंकि ये ड्रॉ नहीं करता है, डज नॉट ड्रॉ ए करंट। ये ड्रॉ करता है। ओके, तो यहाँ पर दो बातें जो है सो नोट करने के लिए है। पहला ये कि आप जो बैटरी का वोल्टेज देख रहे हो वो हमेशा जो है सो उसका ईएमएफ केस छोटा होगा और स्पेशल केस में उसके बराबर होगा। दूसरा बात जो है, जो करंट फ्लो कर रहा है बैटरी से, वो मैक्सिमम कब होगा? देखिए यहाँ पर जो करंट हमने निकाला था बैटरी से होकर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये था ईएमएफ बाय आर प्लस आर, ईएमएफ बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसको लोड रेजिस्टेंस कहें, यहाँ पर बना देते हैं, ये स्मॉल आर है, ये आपका बैटरी हो गया, और ये लोड रेजिस्टेंस है। तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर लोड प्लस स्मॉल आर। तो ए आई जो है सो मैक्सिमम कब होगा? वो मैक्सिमम होगा जब आर एल 0 हो जाए, तब हो जाता है एप्सिलॉन ईएमएफ ई बाय आर, कौन सा आर, स्मॉल आर, ये मैक्सिमम वैल्यू है व्हेन लोड रेजिस्टेंस जो है सो 0 है। और तीसरा, पावर कब मैक्सिमम होगा? इसमें जो है सो लोड में, लोड जो है सो पावर को हीट लॉस करता है ना, तो पावर जो कंज्यूम करता है, तो पावर जो है वो होता है आई स्क्वायर आर एल, राइट। और आई का वैल्यू जो है सभी भी देख रहे हैं, ई बाय आर एल प्लस आर का स्क्वायर आर एल। तो एक पर्टिकुलर आर एल के लिए ई स्क्वायर आर एल बाय आर एल प्लस आर का होल स्क्वायर। तो एक पर्टिकुलर आर एल के लिए ये मैक्सिमम होगा, तो आप इसको मैक्सिमम निकालिए, P टू बी मैक्सिमम, ये जो पावर ड्रॉ कर रहा है वो मैक्सिमम का पावर ड्रॉ करेगा बैटरी से, फॉर P टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। आपको क्या करना होगा, सीधे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, आर एल का फंक्शन है तो आर एल के रेस्पेक्ट में, और वो 0 होना पड़ेगा, और सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव मैक्सिमम के लिए। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, बाहर रहने देते हैं। ये u बाई वी का फॉर्म है, डिफ्रेंशिएशन जो है सो u बाई वी का फॉर्म में आ गया, d बाई डी एक्स, दो ठो फंक्शन का प्रोडक्ट है। क्या करते हैं, पहले पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरा को रहने देते हैं, प्लस आप जो है सो दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहला को रहने देंगे, 1 बाय 1, बहुत सिंपल।
तो यहाँ पे वही करेंगे, पहला जो फंक्शन आर एल है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 आया, दूसरा को रहने देते हैं, प्लस पहला को रहने देते हैं और दूसरा जो है सो क्या है, आर एल प्लस आर टू द पावर -2, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, -2 पहले पावर लिखे, अब आर एल प्लस आर टू द पावर -2 है, पावर एक कम हो जाएगा, -2 ऑलरेडी था, -3 हो जाएगा, नीचे ले जाकर लिखते हैं +3, इसको 0 होना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 1 प्लस आर एल प्लस आर स्क्वायर जो है सो बाहर चला जाएगा और सबके साथ में यहाँ पर लिख सकते हैं 1 - 2 RL बाय RL प्लस स्मॉल r इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इसको हम उधर ले जाकर डिवाइड कर सकते हैं, या आप सोच लीजिए इसको हम इसी से डिवाइड कर सकते हैं। इससे हम डिवाइड नहीं कर सकते कब, जब ये क्वांटिटी 0 हो जाता तब हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, तब को इसको हम 0 के नीचे नहीं ले जा सकते, नहीं तो 0/0 आ जाता है। तो ये अभी 0 नहीं है तो उसको आराम से ले जा सकते हैं और हमारे पास बचा 2 RL बाय RL प्लस R, और ये आपको इक्वल टू 0, और ये आपको देगा कितना देगा, RL इक्वल टू R। तो ये कंडीशन हो गया, कंडीशन फॉर ड्राइंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम बैटरी। यदि एकदम मैक्सिमम पावर चाहिए बैटरी से तो एक्सटर्नल लोड को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना पड़ेगा। ये इसमें हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, अब जो सेल्स को सीरीज में रखते हैं, पैरेलल में रखते हैं, और देखते हैं कि उसका इफेक्टिव ईएमएफ कितना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले चलते हैं सीरीज में। सीरीज का मतलब है वन आफ्टर अनदर। जैसे देखिए एक यहाँ पर आया, क्या कर रहा हूँ मैं, ये हमारा बैटरी हुआ और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, दूसरा जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, तीसरा ये इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, ये एक हमारा बैटरी हुआ, ऐसे हमारा दूसरा बैटरी हुआ, ऐसे ही हमारा तीसरा बैटरी हुआ, और आप चाहो तो इन्फिनाइट तक बैटरी ले सकते हो। मान लेते हैं अभी 3 बैटरी हमारे पास है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसके इक्विवेलेंट एक बैटरी, एक बैटरी हमें दे दो। इसको मैं कनेक्ट करता हूं। इसमें क्या करते हैं कि देखिए, मान लेते हैं सबसे पहले कि इसमें जो बैटरी है उसका ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। इसका बैटरी का जो है सो ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसमें दिखाया ही नहीं, इसमें R3 इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ है इसका E3, और इससे होकर कोई करंट फ्लो कर रहा है I मान लेते हैं। हम यदि इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहते, इक्विवेलेंट एक सेल चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि सेम करंट हमें मिले। ठीक है, और ये बैटरी के अक्रॉस जो है जितना हमें वोल्टेज अभी मिल रहा है, इसको ABCD कहें, वही AD जो वोल्टेज है हमें यहाँ पर भी मिले, भी कहेंगे VA माइनस VD को, इसको कहते हैं भी। तो A और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा भी है। इस केस में जितना है, ये तीनों के बदले में एक एक बैटरी जो है उसके लिए भी हमें उतना ही मिले, तब हम कहेंगे ये मेरा इक्विवेलेंट बैटरी है। वो तीनों को हटा देते हैं और एक बैटरी, सिंगल बैटरी लगाते हैं, हमें सेम वोल्टेज मिलता है बैटरी के अक्रॉस और सेम करंट भी वहाँ से निकलता है। तो इसका ईएमएफ को हम बोलते हैं E इक्विवेलेंट और R को बोलते हैं R इक्विवेलेंट। अब देखिए क्या करते हैं, अब करना क्या है कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भी कितना हो गया। भी मतलब VA माइनस VD। हम चलते हैं, ये देखिए हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो यहाँ पर ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, जो इसका डिफरेंस है जो कि एप्सिलॉन E है, E1 है। करंट इधर लेफ्ट में जा रहा है, हम राइट में जा रहे हैं तो माइनस यूज करेंगे। अब यहाँ पर इस जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा सा, वहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ ओम्स लॉ से,
ओम्स लॉ से क्या कहता है, ओम का लॉ कहता है आई आर, यदि किसी से कोई रेजिस्टेंस आर है, उससे होकर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर वोल्टेज जो ड्रॉप हो जाता है। अब वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है आई आर। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप प्लस आई आर है, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इतना ड्रॉप हुआ है। यहाँ हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिधर करंट चल रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट लेफ्ट में जा रहा है, हम राइट में जा रहे हैं, तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा आई आर 1। ठीक है, और सबका तो निकालना पड़ेगा ना एक एक करके, एक मिनट। वी ए माइनस वी टी को हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी। और वी ए माइनस वी बी कितना है, वी ए माइनस वी बी जो है सो देखिए यहाँ पर एक बैटरी के अक्रॉस कितना उसका वोल्टेज होता है, उसका ई एम एफ माइनस करंट जो बह रहा है आई आर 1, ये यहाँ पर आया, इसका आई ई 1 है। ये हो गया E2 माइनस करंट तो सेम बह रहा है IR2, ये आया इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है। और थर्ड बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, थर्ड बैटरी का EMF माइनस करंट, थर्ड बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये आपका कितना आ गया, ये आ गया E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस IR1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ पर जो है सो एक इक्वेशन आपका आया। और इधर हम यदि चल के देखें इक्विवेलेंट के लिए केस में, तो यहाँ पर भी V जो है सो वी ए माइनस वी डी है, करंट भी सेम रहेगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है कितना होगा, इसका EMF जो EQ है माइनस करंट टाइम्स इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ है। ये दोनों को कंपेयर कीजिए और उसके बाद में देखिए कि क्या आपको मिलता है। कंपेयर कीजिए 1 और 2 को। तो देखिए भी दोनों तरफ लेफ्ट में है, यहाँ पर EQ है, यहाँ पर ये है, I का कोफिशिएंट यहाँ पर REQ है, यहाँ पर कोफिशिएंट ये है। तो REQ कितना हो गया, REQ मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सो I का कोफिशिएंट है, यहाँ पर I का कोफिशिएंट R1 प्लस R2 प्लस R3 है। और बिना I वाला टर्म यहाँ पर EQ है, और इधर बिना I वाला टर्म E1 प्लस E2 प्लस E3 है। तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट EMF। तो यदि आप बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सिंपली आप उसके EMF को ऐड कर दीजिए और जितना भी रेजिस्टेंस है उसका सम अप कर दीजिए, तो आपका जो नया बैटरी मिला वो EEQ का EMF और रेजिस्टेंस जो है सो REQ का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसी में यदि आप पोलरिटी चेंज कर देते, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल ऐसे मैं दे रहा हूँ तो कि ए तो ठीक है और दूसरा जो है आपने इसका पोलरिटी चेंज कर दिया, इधर लेते हैं ना। यूजुअली जो बैटरी रेजिस्टेंस जो है सो लोअर टर्मिनल की तरफ दिखाते हैं। ये 3 ठो बैटरी है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, ये जो बैटरी है हमारा, इसके इक्विवेलेंट जो बैटरी मुझे बनाना पड़ेगा वो कितना आएगा। ये मान लीजिए E1 है, ये E2 है, ये E3 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 है। यहाँ पर जो है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस EEQ है और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट REQ है। तो EEQ कितना आएगा, इक्विवेलेंट EMF कितना आएगा। सबका EMF को ऐड करते हैं बट विथ पोलैरिटी। यहाँ पर देखिए हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, इसका +1 लिए हैं E1, इसका देखिए उसका पोलैरिटी चेंज हो गया, लोअर टू हायर पोटेंशियल है तो माइनस कर दिए, इसका हायर टू लोअर है तो प्लस कर दिए। हम हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएंगे, और यदि कहीं पर माइनस मुझे मिल गया, उल्टा मिल गया लोअर टू हायर, तो वहाँ माइनस करना पड़ेगा, हमेशा प्लस नहीं होगा। और रेजिस्टेंस तो उसमें कोई पोलैरिटी है नहीं, रेजिस्टेंस में चूंकि कोई पोलैरिटी नहीं है तो वह हर केस में सिंपली सम होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी को यदि आप जनरलाइज कर दो कि 1-2 बैटरी हम क्यों ले रहे हैं, N बैटरी ले लेते हैं,
तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सिंपली क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा विथ पोलैरिटी, सम ऑफ ई आई गोइंग फ्रॉम 1 to n। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो भी सम हो जाएगा, इसमें तो इजी है, ये भी सम का सम हो गया। तो सीरीज के कनेक्शन में आप जब भी इक्विवेलेंट ईएमएफ चाहते हैं तो सिंपली उसको विथ पोलैरिटी सबका सम कर दीजिए, और रेजिस्टेंस को में कोई पोलैरिटी नहीं है, सिंपली ये सबका सम हो जाएगा। सेम बात यदि हम अब करते हैं पैरेलल के लिए, अब चलते हैं हम पैरेलल कनेक्शन के लिए। बैटरी जो है सो पैरेलल में कनेक्शन है। अभी 2 बैटरी चलते हैं, उसके बाद में तीसरा को जो है सो ये कर देंगे, मैंने इसको जनरलाइज कर देंगे। या 3 लेके चले थे तो अभी भी 3 लेके चल देते हैं, कंसिस्टेंट। देखिए ये पैरेलल में है, पैरेलल का मतलब है तीनों बैटरी का एक टर्मिनल एक जगह पर और दूसरा टर्मिनल दूसरे जगह पर। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि पोलैरिटी सेम रहे, ये नहीं कि सबका पॉजिटिव हायर पोटेंशियल जो टर्मिनल है वही एक जगह पर करें, वो जरूरी नहीं है। लेकिन कहने का ये मतलब है सबका एक जगह रखेंगे हम, एक टर्मिनल एक जगह पर और दूसरा टर्मिनल दूसरे जगह पर। इसको हम कहते हैं ए बी, ठीक है। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया इधर से। और इसके इक्विवेलेंट हमें चाहिए, तो इसके इक्विवेलेंट चाहिए मतलब कि तीनों को हटा के हमें बस एक बैटरी चाहिए, एक बैटरी चाहिए। और ये दोनों पॉइंट जो है ए और बी के बीच में सेम पोटेंशियल सेम करंट हमें चाहिए, जैसे पिछले बनाए थे। इसको कनेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो करंट आएगा वो कितना आएगा, आप निकाल लीजिए यहाँ से कितना आएगा। इसमें से करंट आएगा, मान लेते हैं I1, इसमें से करंट आएगा I2, इसमें से करंट आएगा I3। ये है R1, R2, R3, ये है E1, E2, E3। अब I1 कितना होगा, अब ओम्स लॉ लगाते हैं सिंपली। यहाँ पर ओम्स लॉ लगाते हैं तो VAB कितना होगा, सबसे ऊपर वाला देखते हैं। ये हमारा वोल्टेज है, उसको V कहते हैं। तो यहाँ से यदि हम इधर देखें, इसमें ऐसे देखें तो हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा अक्रॉस R1। पहले ये जो है इसका कितना पोटेंशियल हुआ E1, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ड्रॉप होगा माइनस में I1 R1। ऐसे ही बीच वाला से जाएं तो यहाँ पर हमें मिलेगा V इक्वल टू E2 माइनस I R2, I2 करंट इसमें I2 है। और तीसरा वाला देखें तो V इक्वल टू E3, अब इस डायरेक्शन से जा रहे हैं, यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल E3 ड्रॉप हुआ। यहाँ पर करंट को जिधर जा रहा है हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे I3 R3। तो यहाँ से हमें जो है I1 I2 I3 का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ V। I1 कितना हुआ, I1 हुआ E1 माइनस V बाय R1। I2 कितना हुआ, E2 माइनस V बाय R2। और यहाँ पर हुआ I3 कितना, E3 माइनस V बाय R3। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में मैंने बताया कि I जो है, पहले I ही निकाल लेते हैं इधर। यहाँ पर जो करंट आ रहा है I, वो कितना होगा, ये जो करंट I है वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। जितना करंट आ रहा है उतना से बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर I जो है सो हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 जो है सो यहाँ पर लिख देते हैं E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2 प्लस E3 माइनस V बाय R3। ये I करंट आया।
यहाँ पर यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो ये वोल्टेज यहाँ पर भी जो है सो VAB एग्जैक्टली सेम होना चाहिए और करंट भी जो है सो सेम होना चाहिए। इधर जो करंट था वही करंट यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सो हम VAB को क्या कह सकते हैं, ये VAB जो है, जो कि V है, वो हो जाएगा इसके बीच में जो EQ बोलते हैं इसका EMF को, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RQ बोलते हैं। मतलब तीनों बैटरी को हटाकर हम एक बैटरी लगाते हैं, उसका वैल्यू हम रखते हैं EEQ इक्विवेलेंट, और तीनों रेजिस्टेंस है इसमें, तो उसके बदले इस बैटरी का भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम REQ कहते हैं। तो भी कितना हो जाएगा, इस एक बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, उसका EMF माइनस करंट इसमें से जो फ्लो कर रहा है टाइम्स REQ, या फिर जैसे यहाँ पर निकालें वैसे यहाँ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप कर गया EEQ, यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, ओम्स लॉ IR, इतना वोल्टेज ड्रॉप कर गया, तो भी यहाँ पर आपका इतना आ गया। तो यहाँ से आपको E भी निकल जाएगा, E हो गया V बाय नहीं हुआ, EEQ माइनस V बाय REQ, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों तरफ I के वैल्यू निकला हुआ है, और इक्वेशन नंबर ये है 3 ले लेते हैं, 1 लेंगे ना, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो 1 और 2 दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों तरफ I है, यहाँ पर हो गया E1 माइनस V बाय R1, इधर हो गया E2 माइनस V बाय R2, इधर हो गया E3 माइनस V बाय R3। अभी हमें नहीं चाहिए, हमें E1 E2 और R1 R2 R3 में रिलेशन चाहिए। इधर आपका हो गया EEQ माइनस V बाय REQ। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, V वाला टर्म एक तरफ रखते हैं, V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, और E वाला टर्म एक तरफ रखते हैं, यहाँ आ गया E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। राइट हैंड साइड में भी एग्जैक्टली सेम करते हैं, V वाला टर्म एक तरफ रखते हैं और बिना V वाला टर्म एक तरफ रखते हैं, और इसको यदि हम दोनों साइड कंपेयर करें, V का कोफिशिएंट कितना है 1 बाय RQ, इधर V का कोफिशिएंट कितना है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये आपका बैटरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया। और यदि हम बिना V वाला टर्म को कंसीडर करें, तो राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, आपके पास है EEQ बाय REQ, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। E1 E2 E3 EMF है तीन बैटरी का, R1 R2 R3 उन तीनों बैटरियों का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये तीनों से को हटाकर यदि हम एक बैटरी बनाएंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो तो यहाँ पर दिया हुआ है, और बैटरी का इक्विवेलेंट वैल्यू जो है EMF वो आएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। इसी को जनरलाइज यदि हम करना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं जनरलाइज। इसको जनरलाइज कीजिए, 1 बाय R इक्विवेलेंट, ये रेजिस्टेंस के लिए हो गया 1 बाय RI, और यदि हम इसके लिए यदि जनरलाइज करें तो EMF का इक्विवेलेंट EMF डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा सम ओवर EI बाय RI, I गोइंग फ्रॉम 1 to N। तो ये आ गया पैरेलल में आपका। तो पैरेलल में यदि आपके पास कुछ बैटरी है, कुछ सेल्स हैं, और उसके बदले एक बैटरी आपको चाहिए, तो उसका इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, आप ये दो फार्मूला से निकाल सकते हो। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है सो पोलैरिटी आप कंसीडर करेंगे,
polarity of E must be considered, must be taken into account. तो इस तरह से आपने देखा कि यदि आप किसी सीरीज में बैटरी को लगाते हो तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट बैटरी है उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है सो सिंपली सभी बैटरी का ईएमएफ का सम होता है विथ पोलैरिटी, उसका पोलैरिटी के साइन के साथ में। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, सम ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें तो पोलैरिटी नहीं होता रेजिस्टेंस में, तो सिंपली है। यदि हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 1/Req इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर यहाँ पर देख लीजिए समेशन ओवर 1/Ri, आई गोइंग फ्रॉम 1 to n। और इक्विवेलेंट जो बैटरी है वो हो जाएगा इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ का इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय Req इक्वल टू सम ओवर EI/Ri। सारे बैटरी लीजिए, पहला बैटरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस, प्लस दूसरा बैटरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस, प्लस तीसरा बैटरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस। जितने भी बैटरी है सबका आप कर लीजिए विथ पोलैरिटी, तो आपको मिल जाएंगे क्या मिलेंगे, आपको मिल जाएंगे इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ। अब एक स्पेशल केस जो है सो कंसीडर कर लेते हैं। वो स्पेशल केस क्या है, वो स्पेशल केस ये है कि मान लीजिए सारे जो बैटरी हैं वो आइडेंटिकल है, if all cells are identical, मतलब EI जो है सो सब सेम है, E0 ले लेते हैं, और RI जो है वो भी सब 0 ले लेते हैं। सबों का इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का R0 है और सबों का EMF वैल्यू जो है E0 है। सीरीज में क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा, इक्विवेलेंट बैटरी का रेजिस्टेंस और EMF। तो इक्विवेलेंट बैटरी का EMF ये क्या हो जाएगा, EMF इक्विवेलेंट बैटरी का सबका सम करना है, तो सम कर लीजिए। कितना बैटरी है आपके पास, मान लीजिए n सेल्स है, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली n टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो भी n टाइम्स R0 हो जाएगा सीरीज में। पैरेलल में सीरीज में देखना तो ईजी है क्योंकि यहाँ पर केवल समेशन था। एक बार फिर से देख लीजिए, सीरीज में क्या है, सारे बैटरी का समेशन है विथ पोलैरिटी, यहाँ पर सारे का समेशन है विथ यहाँ पर कोई पोलैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर पोलैरिटी के बारे में नहीं हमने बताया, तो पोलैरिटी मान लीजिए सभी जो है सो पोलैरिटी जो है सो सेम है हर जगह, ये भी हम मान लेते हैं, ठीक है। पोलैरिटी यदि हमने सेम कर दिया तो यहाँ पर जो है सो दोनों सब सम अप हो जाएगा, जैसे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये वाला इसका भी है E0 R0, इसका भी EMF है E0 और रेजिस्टेंस R0 उस केस में। और यहाँ पर जो है सो आपका ये पैरेलल में, ठीक है। यहाँ पर EMF E0 है और बैटरी देख लीजिए उसका पोलैरिटी भी ठीक ठाक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में R0 है R0 है। तो अब जो आपको बैटरी मिलेगा उसका इक्विवेलेंट EMF कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ से क्या आएगा। सो पहले रेजिस्टेंस देख लीजिए, रेजिस्टेंस जो है एक बैटरी का जो रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय n बैटरी है ना आपके पास n, और यहाँ पर यदि आप इससे देखो ध्यान से R0 हर जगह सेम है, ठीक है, वो बाहर कर लिया मैंने, ये समेशन के अंदर नहीं रहेगा। ये क्या हो गया, समेशन ओवर ऑल बैटरी EI, सो n EI हो जाएगा, निकाल लीजिए यहाँ से। सम ओवर I एप्सिलॉन E0 जो है वो हर जगह सेम है और R0 भी सेम है, तो कांस्टेंट के बाहर चला गया E0 बाय R0। सम ओवर I किसका I 1 का, 1 1 1 करके n तक ऐड कीजिए तो कितना आया n एप्सिलॉन नॉट बाय R0, और ये वैल्यू जो है सो R0 का है, R इक्विवेलेंट का है, इक्विवेलेंट का है, और R इक्विवेलेंट यहाँ पर निकाला हुआ है R0 बाय n। तो यहाँ से आप जो है सो आगे बढ़ जाइए और देखिए इक्विवेलेंट EMF कितना हुआ, ये R इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे,
आर इक्विवेलेंट का वैल्यू है आर नॉट डिवाइडेड बाय एन। ये खत्म, ये खत्म। तो एक इंटरेस्टिंग चीज आया कि यदि आप सारे बैटरी को, आइडेंटिकल बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, तो आपके पास जो बैटरी मिलेगा वो जस्ट एक बैटरी का वोल्टेज मिलेगा, ईएमएफ होगा एक बैटरी का ईएमएफ, और रेजिस्टेंस वो बहुत कम हो जाएगा। एक बैटरी का जो रेजिस्टेंस है उससे भी कम हो गया, एन टाइम कम हो जाएगा। सीरीज में सब जो है सो एन टाइम बढ़ जाएगा आपको। तो इस तरह से यदि आपके पास 2-4 बैटरी है और आपको ज़्यादा ईएमएफ चाहिए, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो आप उसे सीरीज में कनेक्ट कीजिए। वो भी पोलैरिटी सबका सेम पोलैरिटी में रखना होगा, तब जाकर बढ़ेगा। कहीं लिखा मैंने है ना, विथ सेम पोलैरिटी नहीं लिखा क्या? हाँ, पोलैरिटी सेम, देखिए लिखा है। पोलैरिटी उल्टा दे देंगे, दो बैटरी रहेगा तो एक दूसरे का पोलैरिटी ईएमएफ को ख़त्म करके जीरो आ जाएगा ईएमएफ, और रेजिस्टेंस रह जाएगा। तो उस केस में क्या बन जाएगा आपके पास? जस्ट एक रजिस्टर, दोनों का सम के बराबर रजिस्टर, कोई बैटरी ही नहीं है। लेकिन यदि पोलैरिटी दोनों का एक डायरेक्शन में रखेंगे तो यहाँ पर जो है सो जितना बैटरी है उतना टाइम्स आपके पास ईएमएफ बढ़ जाएगा। तो यदि आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो सारे बैटरी को सीरीज में लगाइए और पोलैरिटी भी सबका ठीक से रखिए, एक जैसे डायरेक्शन में रखिए। लेकिन यदि आपको आपने पैरेलल में कर दिया और सीधी सारे बैटरी आइडेंटिकल हैं, तो आपको जो मिलेंगे वो कितना होगा? एक बैटरी का जो ईएमएफ है वही आपका ईएमएफ आएगा, और रेजिस्टेंस ऑफकोर्स कम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये था बैटरी पैरेलल में और सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।